Hello friends, welcome to my channel Crafty Chemistry. Today I am going to teach you double displacement reaction. Previous वीडियो में हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो क्या होता है, हमने देखा था कि डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई रोल नहीं होता है. देखिए इसको आप समझिए. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं. ए रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड, मतलब दो अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स की पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं, एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड. मतलब एक कंपाउंड, एक आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक दूसरे आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये दोनों क्या करते हैं, अपनी जो एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. अब देखिए एक्सचेंज करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, द जनरल फॉर्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज, ये इसकी जनरल फॉर्म है. देयर आर टू इक्विवेलेंट वेज ऑफ कंसिडरिंग ए डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. आप देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसको कंसिडर करने के लिए दो वे होता है. वो क्या होता है कि आइदर द कैटायंस आर स्वेप्ड और द एनायंस आर स्वेप्ड. या तो आप कैटायन को स्वेप्ड कर सकते हो या आप एनायन को स्वेप्ड कर सकते हो. जैसे मान लीजिए कि ए प्लस और बी नेगेटिव है, सी प्लस और डी नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगी कि ए प्लस है और सी प्लस है, तो इन दोनों को जो है एक एक्सचेंज कर दूंगी. ए को यहाँ कर दूंगी, सी को यहाँ कर दूंगी. पर अगर मैं ए को रिप्लेस करूँगी तो बी को नहीं करूँगी. अगर मैं सी को रिप्लेस कर रही हूँ तो मैं डी को नहीं करूँगी. मतलब या तो मैं कैटायंस को रिप्लेस करूँगी या मैं एनायंस को रिप्लेस करूँगी. दोनों को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम दोनों को रिप्लेस करेंगे तो अगेन हमको वही कंपाउंड मिल जाएगा जो हमारे रिएक्टेंट में था. तो हम सिर्फ एक को लेके चलेंगे, या तो कैटायन को रिप्लेस करेंगे या एनायन को रिप्लेस करेंगे. अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सिर्फ एक पर ही ध्यान देंगे, तो यहाँ भी एक ही चीज़ को लेके चलेंगे, कैटायंस को लेके चलेंगे. तो आइदर द कैटायंस आर स्वेप्ड और द एनायंस आर स्वेप्ड. यू कैन नॉट स्वेप बोथ. आप दोनों को स्वेप नहीं कर सकते. दोनों का अगर आप रिप्लेसमेंट करने जाएंगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं. तो जैसे मेरे पास ये ए बी प्लस सी डी एक कॉमन रिएक्शन है, तो इससे हम क्या बन जाता है, ए डी प्लस बी सी या सी बी, जो भी आप बोल सकते हो. तो इसमें क्या है कि कैटायन ए है, सी बी कैटायन है, बी एनायन है, सी एनायन है. तो मैं क्या करूँगी, कैटायन ए है, सी कैटायन है, तो इस ए को उठा के यहाँ रख दूँगी डी के साथ में, तो क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा. और जो ये सी है इसको उठाकर यहाँ रख दूँगी बी के साथ में, तो ये बन जाएगा बी सी. तो हमको दो नए कंपाउंड मिल गए जिनमें क्या है, कैटायन एक्सचेंज है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एनायन एक्सचेंज है. आप किसी भी एक फॉर्म में इसको बोल सकते हो, नॉट बोथ. दोनों तरह से नहीं बोलोगे आप. अब देखिए इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे कि आप जैसे मान लीजिए हम 2-3 ml सोडियम सल्फेट लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम 2-3 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं. एक टेस्ट ट्यूब में तो हम बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं. अब हम क्या करते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब जो होती हैं उनको एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, मतलब पोर कर देते हैं, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं एक टेस्ट ट्यूब में. जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो हम देखते हैं कि हमको क्या मिल जाता है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल जाता है. बेरियम सल्फेट की वाइट पीपीटी जो होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में. ऑब्वियसली जो प्रेसिपिटेट है तो वो इनसॉल्युबल होता है. प्रेसिपिटेट को हमेशा हम डाउन टू एरो से दिखाते हैं. अगर किसी रिएक्शन में गैस बनती है तो हम उसको अपवर्ड एरो से दिखाते हैं, और अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो हम उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं. तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या है, एक प्रेसिपिटेट है. तो ये बताने के लिए कि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड एरो लगा देंगे. तो इससे क्या है, आप अगर नहीं भी लिखते हैं कि ये पीपीटी है, तो इस डाउनवर्ड एरो का यही मतलब होता है कि ये क्या है, सॉल्यूशन में पीपीटी है. अगर आप किसी एलिमेंट के आगे
अपवर्ड एरो लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो गैसेज स्टेट में है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट का जो आपको पीपीटी मिल जाता है वाइट कलर का, जो कि इनसॉल्युबल होता है, और एक्वस सॉल्यूशन मिलता है आपको सोडियम क्लोराइड का। आप देखिए ये रिएक्शन होती कैसे है, क्या होता है इसमें। यहाँ मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज का इसमें कोई काम नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। बस आपको ये देखना है कि आप कैटायन या एनायन दोनों में से किसी एक को स्वैप करेंगे, मतलब एक्सचेंज करेंगे। देखिए जैसे बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, तो हम बेसिकली ये किस फॉर्म में होती है। देखिए बेरियम क्लोराइड के अंदर बेरियम क्या है, +2 फॉर्म में है। ठीक है, और क्लोरीन क्या है, -1 फॉर्म में है। यहाँ पे ये 2 क्लोरीन है। ठीक है, 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा ना। मतलब वैसे चार्ज जो है -1 ही होता है क्लोरीन पे, लेकिन इसके 2 कैटायन है। यहाँ पे आप देख रहे हो Cl2 है, मतलब 2 Cl है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है जो कि -1 स्टेट में है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि बेरियम तो क्या है +2 स्टेट में, और क्लोरीन क्या है -1 स्टेट में। मतलब इनके ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो कंपाउंड होता है, ठीक है कि इसने कंपाउंड बना लिया बेरियम क्लोराइड ने, बट कोई भी आयन जो होता है वो अगर उसको सेम वैलेंसी का आयन मिलता है, मतलब उसकी जो वैलेंसी होती है, जैसे बेरियम की वैलेंसी +2 है, तो यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1 है। लेकिन इधर देखिए आप सोडियम सल्फेट में क्या है, सोडियम की वैलेंसी +1 है, क्योंकि ये +1 है, वैलेंसी +1 है, लेकिन आयन जो है सोडियम क्या है, 2 आयन है, तो वो इसको बैलेंस कर रहे हैं। इसके 2 आयन जो है सल्फेट के 1 आयन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं। तो सल्फेट क्या है, SO4-2 इसकी वैलेंसी है। अब आप देखिए सोडियम की वैलेंसी +1 है, लेकिन सल्फेट की वैलेंसी क्या है, -2 है। और यहाँ क्या है, बेरियम की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1 है। तो अब क्या है कि इन्होंने कंपाउंड तो बना रखा है, बेरियम ने क्या कर रखा है, समझौता कर रखा है कि ठीक है भैया तेरी वैलेंसी -1 है, तो कोई बात नहीं, मेरी वैलेंसी तो +2 है, तो तेरे साथ मुझे तेरे 2 आयन चाहिए, तेरे 2 आयन ले आ तो मेरे साथ तेरा कंपाउंड बन जाएगा। क्योंकि मैं +2 स्टेट में रहता हूँ, तू -1 में रहता है, तो अगर तू 2 आएंगे तो -2 हो जाएगा मेरे साथ, तो मेरा कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह ये कंपाउंड इसने बना भी रखा है, स्टेबल भी है। लेकिन अगर इसको अपनी जैसी वैलेंसी का कोई आयन मिले तो ये उसके साथ ज़्यादा खुश रहता है। अब आप देखिए बेरियम की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है, तो ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। और Na की वैलेंसी +1 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, तो ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि सेम वैलेंसी ज़्यादा खुशी देती है आयंस को। इसलिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है, बट अगर इनको अगर ज़्यादा अच्छा मिले तो ज़्यादा अच्छा ना। इसलिए बेरियम को अगर -2 वैलेंसी मिलती है तो वो क्या करता है, तुरंत उसके साथ कंपाउंड बना लेता है। तो आप जब इन दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्स करते हो तो ये 4 तरह के आयन जो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो ये इस तरह से क्रॉस कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश है। तो इस तरह आपको बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल जाता है सॉल्यूशन में। अब आप देखिए इस तरह के और एग्जांपल्स आप समझिए रिएक्शन कैसे होती है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि सोडियम सल्फाइड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। अगेन मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो फर्स्ट जो लिखा हुआ होता है वो कैटायन होता है, आप जानते हो, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो एनायन होता है। तो सीधी सी बात है, जब भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे तो किसी एक को पकड़ लोगे। अगर आपको कैटायन को पकड़ना है तो किसी भी कंपाउंड में पहले वाले को पकड़ लीजिए, दूसरे वाले को भूल जाइए। इस कंपाउंड में भी पहले वाले को पकड़ लीजिए, दूसरे वाले को भूल जाइए। एक के साथ ही रिएक्ट करना है, क्योंकि केवल कैटायन के साथ ही डील करेंगे, एनायन की डील अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे सोडियम सल्फाइड है और ये HCl है, इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो अगेन हम क्या करेंगे, ये सोडियम एक कैटायन है, इसको उठा के ले जाएंगे यहाँ, और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, उठा के ले आएंगे यहाँ। इन दोनों को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, तो हमको 2 नए कंपाउंड मिल जाएंगे। सोडियम को जब हम उठा के यहाँ लाएंगे तो हमको NaCl मिल जाएगा, हाइड्रोजन को जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो हमको H2S गैस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए इसको समझिए आप, यहाँ पे जब आप सोडियम सल्फाइड और HCl को मिक्स करते हैं तो ये 4 तरह के एनायंस क्या होते हैं, आयंस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। Na+ आ जाता है, सल्फर -2 स्टेट में आ जाता है, H+ आ जाता है,
और Cl माइनस आ जाता है। तो Na क्या था, पहले जिसके साथ था सल्फर वो -2 स्टेट में था, इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -2 है। तो ये क्या करेगा, जिसकी वैलेंसी -1 होगी उसके साथ ये ज़्यादा खुश होगा, इसलिए ये -1 वाले को पकड़ लेता है और NaCl का एक सॉल्यूशन बना लेता है। बचे हाइड्रोजन और सल्फाइड, तो भैया ठीक है हम साथ आ जाते हैं, तो ये दोनों सॉल्यूशन में H2S फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह ये रिएक्शन हो जाती है। अब एक और एग्जांपल हम इस तरह का देखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसको हम सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता होगा AgCl, हमने पहले भी पढ़ा है AgCl, आपने रिएक्शन देखी है ना पहले भी, डिकम्पोजिशन कंपोजिशन में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो AgCl के वाइट पीपीटी जो सिल्वर क्लोराइड की वाइट पीपीटी होती है वो सॉल्यूशन में बन जाती है और नीचे इसका AgCl का वाइट पीपीटी आ जाता है और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन आ जाता है। तो मतलब जब एक टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम क्लोराइड लेंगे, एक में आप सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो आपको सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा और उस सॉल्यूशन में बॉटम में आपको AgCl की वाइट पीपीटी सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ज़्यादातर जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स में जब आप दो कंपाउंड्स को जब मिक्स करते हैं तो एक का मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है और एक सॉल्यूशन में रह जाता है जो इनसॉल्युबल होता है। जैसे आपने यहाँ भी देखा था, यहाँ भी हमने देखा था कि जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है, पीपीटी मिल जाता है, प्रेसिपिटेट मिल जाता है और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे हमको सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। अब फिर हम इसी तरह कॉपर सल्फेट और H2S की रिएक्शन कराएंगे, मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें आप H2S गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या होगा कि कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। आप देखिए बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉपर को उठा के यहाँ ले जाना है, हाइड्रोजन को उठा के यहाँ ले आना है। जब कॉपर को उठा के आप यहाँ ले जाओगे तो कॉपर सल्फाइड मिल जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है +1 स्टेट में है, यहाँ पे +2 स्टेट में है सॉरी, और सल्फेट क्या है -2 स्टेट में है। यहाँ पर क्या है सल्फर -2 स्टेट में है, तो कॉपर +2 सल्फर -2 दोनों की वैलेंसी सेम हो जाएगी, तो ये आपस में पीपीटी बना के ब्लैक पीपीटी जो कॉपर सल्फाइड का आ जाएगा आपके पास में और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन आ जाएगा अगेन। इसी तरह आप अगर लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो अगेन आपको क्या करना है, लेड को उठा के यहाँ ले जाना है और पोटेशियम को उठा के यहाँ ले आना है। पोटेशियम को उठा के जब आप यहाँ लाओगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, लेड को उठा के जब आप यहाँ लाओगे तो लेड आयोडाइड बन जाएगा। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, लेकिन लेड जब आयोडीन के साथ आ जाता है तो पीपीटी, एक्चुअली देखिए पीपीटी कब बनता है, जब वो बिल्कुल मतलब यहाँ भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, बट मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा जिसके साथ खुश रहता है, अब जैसे बेरियम सल्फेट है वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है, तो इसने क्या करा पीपीटी बना लिया। भाई अब हमको अलग नहीं करना आसान नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। तो जब ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश होते हैं आयंस तो वो क्या करते हैं, पीपीटी बना लेते हैं। जो ज़्यादा क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, मोस्ट सैचुरेटेड आयंस होते हैं वो पीपीटी बना लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कॉपर यहाँ पे +2 स्टेट में है और यहाँ पर क्या है सल्फर -2 स्टेट में है, तो जब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश होते हैं तो ये पीपीटी बना लेते हैं और सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं और आपको ये सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। अगेन लेड क्या करता है, आयोडीन के साथ पीपीटी बना लेगा, येलो पीपीटी लेड आयोडाइड की, और पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा आपको। अब देखिए मोस्ट प्रोबेबली तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट ही बनता है, लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको आप HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, HCl क्या है, एक एसिड है, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जबकि जब एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, मतलब एक दूसरे को सैचुरेटेड कर देते हैं, साल्ट बनाते हैं और प्लस वाटर मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी उसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं,
दिस इज आइदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शंस होती है वो मैं ज़्यादातर तो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस ही होती है, बट कुछ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का आपको कोई पूछे डेफिनेशन क्या होती है भाई, तो डेफिनेशन आप देखिए, इसमें लिख सकते हैं द रिएक्शन in which two compounds mutually react and leads to formation of insoluble substance called precipitate। ठीक है, जो मैं द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स म्यूचुअली रिएक्ट करते हैं एंड लीड्स टू फॉर्मेट, और लीड करते हैं क्या फॉर्मेट करने के लिए, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंट बनाने के लिए, जो कि पीपीटी के रूप में मिलता है आपको। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यूट्रल सब्सटेंस। मतलब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंट, एक बिल्कुल सैचुरेटेड न्यूट्रल सब्सटेंट फॉर्म करते हैं, तो उसका हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने इसमें देखा NaCl फॉर्म करता है, NaCl बनाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलके NaCl बनाता है, एक न्यूट्रल साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे ब्लॉग पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो को पॉज कर भी आप नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे ब्लॉग पे ये नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।